पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन जाओये की सोल को बचाने के लिए टायर एबिस के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है कि जाओये की सोल को एक जगह के अंदर ट्रैप करके रखा गया है। तो वांग लिन जैसे वहां पर पहुंचता है ना, वहां पर लिन तियान की एक सोल का पार्ट मौजूद था। वो सोल का पार्ट जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो रास्ते का कांटा होता है वांग लिन के। अगर वांग लिन को जाओये की सोल को बचाना है तो उसको उसी लिन तियान की सोल के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। दोनों का बैटल शुरू होता है और ये बैटल बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जिसमें वांग लिन अपनी सोल को काफी हद तक के डैमेज कर देता है, लेकिन आखिरकार उसने लिन तियान की सोल को वहां पर ट्रैप कर लिया था। बहुत मुश्किल आती है, लेकिन वांग लिन ये कारनामा कर जाता है और इसके बाद वो चला गया था जाओये की सोल को बचाने के लिए, ताकि जो भी एहसान जाओये ने उसके ऊपर किए हैं वो उसका बदला चुका सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वांग लिन आगे बढ़ा था, उसको वहां पर जाओये नजर तो आता है जो एक फॉर्मेशन से ट्रैप था। तो वांग लिन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पा रहा था। वांग लिन कहते हैं कि ये फॉर्मेशन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होगा। तो वो जाओये से ही आवाज लगाते हुए कहने लग जाता है कि आप मेरी बात सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जाओये की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। वांग लिन को पता चलता है कि जो फॉर्मेशन लगा हुआ है उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी मौजूद है। वांग लिन को समझ तो नहीं आता कि आखिर लिन तियान का लगाया हुआ फॉर्मेशन, इसके अंदर डिमोनिक पावर कैसे आ सकती है। लिन तियान तो कोई डिमोनिक पावर का कल्टिवेटर नहीं है, तो फिर उसकी फॉर्मेशन के अंदर डिमोनिक पावर का आने का मतलब क्या हुआ। तो वहीं लिन तियान की जो सोल थी वो भी यहाँ पर जैसे जैसे अपने आप को फॉर्मेशन के अंदर से छुड़ाने की कोशिश करी थी, क्योंकि वांग लिन ने उसको फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप किया था ना, उसको बाहर निकलना था ताकि वो वांग लिन की जान ले सके। वांग लिन वापस से जल्दी जल्दी प्रोसेस शुरू करता है और यहाँ पर जाओये से कह रहा था कि उठिए, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो। मैं फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये टूट नहीं रहा, आपको उठना ही होगा। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, ना जाओये उठता है ना ही वो फॉर्मेशन ब्रेक हुआ था। तभी यहाँ पर लिन तियान की सोल अपनी स्वॉर्ड को वापस से भेज देती है वांग लिन की तरफ। वांग लिन तुरंत अपनी डिमोनिक फिंगर को यूज करता है और उसकी मदद से वो उस स्वॉर्ड के साथ अटैक करने लग गया था। इससे होता यह है कि वांग लिन का फिंगर अटैक जो था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्वॉर्ड भी वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन तब तक के लिन तियान की सोल ने खुद को आजाद कर लिया था। वो एक बार फिर से वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है और इस बार सच में वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो रुकने वाला नहीं था। वो पूरी ताकत के साथ एक के बाद एक करते हुए वांग लिन के ऊपर ढेर सारे अटैक करता है। उसके पास कई सारे फॉर्मेशन थे, वो अपने फॉर्मेशन को यूज करता है, जितने अटैक होते हैं वो सबको यूज करने लग गया था ताकि किसी भी तरह से वो वांग लिन को मार सके, क्योंकि वांग लिन की सोल तो वैसे ही बुरी तरीके से डैमेज है, वो उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही मौके का फायदा उठाते हुए लिन तियान उसको मारना चाह रहा था कि वांग लिन अभी कमजोर है तो उसको मारना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वांग लिन अभी भी यहाँ पर उसके सारे अटैक से बच रहा था। उसकी हिम्मत हालांकि जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। वो अपने वापस से अंडरवर्ल्ड फिंगर टेक्निक को यूज कर लेता है और उसकी मदद से वो फिर से अटैक तैयार कर चुका था। लेकिन वो टेक्निक कुछ ही टाइम के अंदर कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि वांग लिन के अंदर अभी इतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो अंडरवर्ल्ड रिवर को थोड़ी देर के लिए भी हैंडल कर सके। जब तक वो खुद को रिकवर नहीं करता तब तक वो ढंग से अपनी टेक्निक को भी यूज नहीं कर पाएगा। वांग लिन पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था और लिन तियान बस अब यहाँ पर उसकी जान लेने ही वाला होता है। वांग लिन को लग रहा था कि लगता है आज तो मैं गया, आज यहाँ पर मुझे बहुत भारी नुकसान होगा। तब वांग लिन की जान जैसे ही खतरे में आई थी, उसके पास अब कोई चारा ही नहीं बचा था। उसको लग रहा था कि अब ये अटैक उसके ऊपर लग ही जाएगा कि तब वहां पर जाओये की आवाज आती है और वो यहाँ पर एक हल्का सा ही अपने ऑरा की मदद से एक अटैक देकर मारते हैं। जैसे उन्होंने अटैक देकर मारा था ना कि लिन तियान की सोल का जो अटैक होता है वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो अटैक सीधे जाकर लिन तियान की सोल को लगा था। सोल उस अटैक को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ खास फायदा होता नहीं और सोल की तो वहां पर वाट ही लग चुकी थी। सोल बस कुछ पल के अंदर वहां पर गायब ही हो जाता है। वांग लिन ने देखकर हैरान रह चुका था कि चलो कम से कम आप होश में तो है। मुझे लगा था कि आप यहीं पे खड़े खड़े मेरी मौत का तमाशा देखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जाओये यहाँ पर कहने लग जाता कि वांग लिन तुम यहाँ पर आए, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वांग लिन ने सुनकर हैरान रह जाता कि चला जाऊं, कैसे चला जाऊं, मैं तो आपको बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ। क्या आप यहाँ पर ट्रैप नहीं है? क्या आपने खुद को यहाँ पर जानबूझकर रखा हुआ है? अगर नहीं तो आप मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी चाहें तो वो फॉर्मेशन तोड़ सकते हैं जिसके अंदर आप ट्रैप हैं, लेकिन आपने उसको तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा लग रहा है कि खुद आप अपनी जान गंवाना चाह रहे हैं। ये जो फॉर्मेशन की जितने भी ऑरा है वो सारे डिमोनिक ऑरा है, लेकिन आपके पास भी तो वो स्वॉर्ड है ना जिसके अंदर टिंगर ने आपको मर्ज किया था, उसकी पावर यूज कीजिए। वो एक बार के अंदर सारे के सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन आप तो उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। उसको ना यूज करते हुए आपने अपने ऊपर जानबूझकर ये मुसीबत डाली है ताकि धीरे धीरे करते हुए आपकी जान चली जाए, लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो जाओये कहता है कि उस लिन तियान ने मुझे यहाँ पर ट्रैप किया था, ये सपना लेते हुए कि वो इमॉर्टल रैम के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, जिसकी मदद से होगा क्या कि वो अपनी पावर को इंक्रीज करेगा, वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। और इस चीज में उसका साथ दे रहा है ये जो वाटर डीमन कंट्री है ना, उसका जो डीमन स्पिरिट है वो दोनों के दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिनको बस अपना मकसद पूरा करना है, इमॉर्टल रैम के ऊपर अपना कब्जा करने का। जो
जो करने के लिए उन्हें मेरी पूरी की पूरी सोल को अच्छी तरह से कंट्रोल में लेना होगा। लेकिन अब मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब से वो चली गई है ना, यानी कि मेरी टिंगर, तब से मुझे अब जिंदा रहने का कोई मन ही नहीं करता। उसके बगैर आखिर में जिंदा रहकर भी क्या करूंगा? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ वो ही चाहिए थी। अब मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनकर वांग लिन कहता है कि लगता है मैंने यहाँ पर आने के बाद जो इतनी ज्यादा मेहनत की, इतना मेहनत करके मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि आप अभी भी वही पछतावा, वही अफसोस लेकर बैठे हुए हैं जो कि आपके अंदर काफी सालों से है। तो जाओ कहता है कि वांग लिन मुझे माफ कर देना, जो मुझे बचाने के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ी और उतनी मुसीबत उठाकर तुम यहाँ पर आए हो। वांग लिन वो पगोड़ा निकालता है जो कि जाओ ने उसको दिया था और उससे कहता है कि मैंने आपका वादा पूरा किया। आपने कहा था 100 साल के लिए इस पगोड़ा को प्रोटेक्ट करना है, मैंने ये काम कर दिया। अब ये आपका हुआ और आपका किया हुआ वादा जो था मैं उसको पूरा करता हूँ। जैसे ही जाओ को वो पगोड़ा मिलता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसी पगोड़ा के अंदर तो टिंगर की लाश मौजूद है। वो पगोड़ा को एकदम जोर से गले लगा लेता है जहाँ पर उसके अंदर से टिंगर की लाश भी बाहर आ चुकी थी। और ये देखकर वो जाओ बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। वांग लिन कहता है कि जिसको आप टिंगर कह रहे हैं ना, वो टिंगर है ही नहीं, इसका नाम किंग शुआंग है। आपको पता होगा किंगलिन नाम का एक बंदा है, वो उसी की बेटी है। एम्परर किंगलिन जो कि सेलेस्टियल लैंड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है, उसकी बेटी है ये टिंगर। वो सबूत के तौर पे वो भी दिखाता है जिसके ऊपर किंगलिन ने लिखा था ना अपनी बेटी के लिए कि सारे गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ा हूँ, लेकिन वो बीच में एंसेस्टर आकर सारे गिफ्ट चुरा लिया था। तो यही सबूत था जिसकी मदद से यहाँ पर भरोसा किया जा सकता है कि हाँ वांग लिन सही कह रहा है। वांग लिन कहता है कि जहां तक के मुझे लगता है कि किंगलिन जो है ना वो ज्यादा दूर नहीं है, वो आस पास ही कहीं मौजूद है। ये डीमन स्पिरिट लैंड के किसी न किसी केव वगैरह के अंदर या कहीं पे भी जाकर वो ना अपनी कल्टीवेशन कर रहा होगा, खुद को रिकवर कर रहा होगा। जाओ ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या टिंगर का फादर किंगलिन जो है वो अभी तक जिंदा है? अगर वो जिंदा है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको पता होगा कि किस तरह से टिंगर को वापस से ठीक किया जा सकता है, कैसे उसको रिवाइव किया जा सकता है। क्या तुम मुझे इसके फादर से मिलवा दोगे? अगर तुम श्योर हो, अगर तुम कंफर्म हो कि वो किंगलिन आसपास ही कहीं मौजूद है तो मुझे उसके पास जाना है। तो वांग लिन कहता है कि हाँ वो तो कर दूं, लेकिन आप तो जिंदा ही रहना चाह रहे थे ना, आप तो मरना चाह रहे थे, तो फिर आपकी हेल्प करके फायदा क्या होगा? तो ये सुनते साथ ही जाओ जो होता है वो कहता है कि अरे नहीं फिक्र मत करो, अभी मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ, मुझे उम्मीद मिली है टिंगर को बचाने की, तो अब मुझे नहीं मरना है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करना शुरू कर देता है ताकि इसकी मदद से वो जो फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप है ना वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। जैसा वो अपनी पावर को यूज करता है, फॉर्मेशन काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब वो उसके अंदर से बाहर आ जाता है। ज़ोई पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो अब नहीं रुकने वाला। पहले वो अपने आप को आजाद करता है फॉर्मेशन के अंदर से और उसके बाद जितने भी अटैक वगैरह यहाँ पर लगा के रखे थे लिनथियान ने, वो सारे के सारे अटैक को वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। कई सारे अटैक ज़ोई के ऊपर अटैक करने के लिए भी आते हैं कि अगर कोई भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसकी जान जाएगी। तो ये अटैक ज़ोई के ऊपर लग रहे थे, लेकिन ज़ोई को फर्क नहीं पड़ता, वो बिंदास वहां पर खड़ा था। ज़ोई कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तूने मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रखा था लिनथियान? नहीं, बल्कि मैं खुद यहाँ पर मौजूद था क्योंकि मुझे जिंदा रहने से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अब जब मुझे वजह मिल गई है जिंदा रहने की तो मैं तेरा तो गेम बजा कर रहूंगा। वो अपनी पावर का यूज करते हुए जितने भी फॉर्मेशन वगैरह थे, जितने भी अटैक वगैरह थे, सबकी धज्जियां उड़ा कर रख देता, सारे के सारे फॉर्मेशन और ट्रैप्स वगैरह यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वांग लिन से वो कहता है कि वांग लिन इस जगह को छोड़कर निकलो तुम यहाँ से, ये जगह कभी भी कोलैप्स कर सकती है। तो वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने लगे थे, पूरा गुफा वगैरह सब कुछ टूटने उठने लगता है। इसके बाद ज़ोई वांग लिन से कहता है कि देखो मैं तो अभी सिर्फ एक सोल हूं ना, और मैं कितने टाइम तक की और संभाल पाऊंगा इस पगोड़ा को वो मुझे नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा एहसान और कर दो और इसको कुछ और टाइम के लिए संभाल लो पगोड़ा को। जहाँ तक कि मुझे पता है कि इस पगोड़ा के अंदर 2 सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी मौजूद थी, क्या अभी तक कि वो तुम्हारे पास ही है? तुम्हारे पास थी ना वो 2 सेलेस्टियल स्वॉर्ड? तो वांग लिन तुरंत ही वो अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर उसने अपनी सोल को भी डाल कर रखा था। सोल जैसे बाहर देखता है वो कहता है कि भाई साहब मुझे तो पहली बार मेरी स्वॉर्ड का ओनर मिल गया, मुझे पता ही नहीं था कि ये स्वॉर्ड आई कहाँ से है, आज पहली बार आपको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? ये मेरा बॉस ये वांग लिन ना मुझे बहुत परेशान करता है। तो ये देखकर वांग लिन गुस्सा हो जाता है कि ये तो मेरी शिकायत करने लग गया। ज़ोई को बहुत हंसी आ रही थी कि अरे वाह ये कितना प्यारा सोल है। तो मैं ना वांग लिन तुम्हारी इस सोल को एक एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट देने वाला हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इस सोल को स्वॉर्ड के अंदर मर्ज कर लिया है, तो मैं इसका स्वॉर्ड इंटेंट जो होगा ना तुम्हारी इस सोल को दे देता हूँ, जिसकी मदद से ये सोल पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और अच्छी तरह से तुम इसका यूज कर पाओगे। इसकी मदद से होगा ये कि जो इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर ये रहता है ना उसकी पावर को वो फुल्ली तरीके से यूज कर पाएगा। पहले उतना ज्यादा अच्छे से नहीं यूज कर पाता था, लेकिन ये होने के बाद वो इमॉर्टल स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर लेगा। सोल हैरान की स्वॉर्ड इंटेंट, ये स्वॉर्ड इंटेंट क्या होता है मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है, और ये मिलने से मेरे साथ होगा क्या मुझे तो वो भी नहीं पता, पर सुनने में मजेदार लगता है, क्या आप मुझे ये देंगे? तो वो वांग लिन से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मास्टर प्लीज कहिए ना ज़ोई को मुझे वो स्वॉर्ड इंटेंट दे दे। तो वांग लिन उसको परमिशन देता है कि ठीक है ज़ोई आप जो समझ में आता है वो कर सकते हैं। तो ये होते साथ ही ज़ोई सीधा अपना स्वॉर्ड इंटेंट जो होता है वो ट्रांसफर करने लग जाता है उस सोल के अंदर। सोल को जैसे ही स्वॉर्ड इंटेंट मिलता है वो अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था और उसको वहां पर जितनी भी स्वॉर्ड इंटेंट की पावर होती है ना सब उसके अंदर मर्ज होते हुए नजर आ रही थी। वो उस इमॉर्टल स्वॉर्ड
को और अच्छी तरह से समझ पाता है किस तरह से उसका यूज करना है, किस तरह की उसके पास हिडन पावर है, यानी कि स्वॉर्ड के अंदर कैसी हिडन पावर है, वो सब चीज की इन्फॉर्मेशन जा रही थी उस सोल के अंदर, जिस वजह से हम यहाँ पर सोल का नया लुक देख पाते हैं। क्या कमाल का वो लग रहा था, पहले से ज्यादा हैंडसम और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है वो। ज़ोई वांगलिन से कहता है कि जब मैं इसके ऊपर ये पावर डाल रहा था ना, मुझे पता चला कि ये बहुत ज्यादा रिबेलियस है, मतलब कि ये बड़ा गुस्से वाला है तुमसे लेकर, तो मुझे लगता है कि इसने कई बार तुम्हें परेशान भी किया होगा। तो वांगलिन कहता है कि हाँ, गुस्से वाला तो है, परेशान करने वाला तो है, लेकिन कभी उतना बड़ा भी काम नहीं किया, मैं हैंडल कर लेता हूँ इसको जब भी इसको मस्ती चढ़ती है। तो ज़ोई कहता है कि अब तुम्हें ना इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसके अंदर से वो रिबेलियस जो शक्ति होगी ना सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना एक स्वॉर्ड सील को इम्प्लांट कर दिया, मतलब कि इसके डिवाइन सेंस के अंदर मैंने स्वॉर्ड सील लगा दिया। वो सील का कंट्रोल तुम्हारे पास रहेगा। अगर फ्यूचर में कभी भी इसने तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कोशिश से इसकी जान ले लेगी। इस तरह का हाल मैंने इसका कर दिया, तो तुम आज के बाद ना इससे बिल्कुल बेफिक्र रहना तुम। तो वांगलिन कहता है कि अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का काम किया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये चीज करने के लिए। तो ज़ोई कहता है कि अरे इतनी जल्दी थैंक यू मत बोलो, अभी तो तुम्हें कुछ और भी देना है, जब सब कुछ मिल जाएगा ना उसके बाद अच्छे से थैंक यू बोलना। इसके बाद ज़ोई जो होता है वो इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके अंदर से जो उसका कंट्रोल था ना पावर वाला, वो उसको खत्म कर देता है। यानी कि ये जो इमॉर्टल स्वॉर्ड थी पहले ज़ोई की थी, तो ज़ोई ने अपना जो भी कंट्रोल था, अपना जो भी कनेक्शन था, परमानेंटली उसको खत्म कर दिया था इमॉर्टल स्वॉर्ड के साथ। और उसके बाद वो कहता है वांगलिन से कि वांगलिन, आज से ये स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, इस पर दुनिया में किसी का भी हक नहीं होगा, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, इसको तुम अपने पास रखो। जो सुनकर वांगलिन खुश किया, अरे वाह, ये तो आपने कितना अच्छा काम किया है। ज़ोई कहता है कि इसके बाद दुनिया की कोई ताकत इस स्वॉर्ड पे कंट्रोल हासिल कर ही नहीं सकती सिवाय तुम्हारे। ये स्वॉर्ड तुम्हारी अपनी हो चुकी है, मानो कि तुम्हारा ही कोई हिस्सा हो, इस तरह से मैंने इसको तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। वांगलिन खुश तो था, लेकिन वो कहता है कि ये स्वॉर्ड तो आपकी सबसे खास स्वॉर्ड थी ना, आप कितना अच्छे से इसको यूज करते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती है और आपने मुझे ऐसे ही इसको दे दिया कि आप इसका यूज नहीं करने वाले हैं। तो ज़ोई कहता है कि देखो, मैं ये जो तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना, इसके पीछे भी मेरा एक सेल्फिश रीजन है, क्योंकि इस स्वॉर्ड के बदले मैं तुमसे एक और चीज मांगने वाला हूँ, और क्या तुम मेरे लिए वो चीज कर दोगे? वो चीज बस ये है कि मुझे टिंगर का फादर, वो जो जिसको तुम किंग लियान बोल रहे हो ना, किंग लिन कौन है वो, उससे तुम मिलवा दो मुझे, तुम बस मेरे लिए ये छोटा सा काम कर दो, आगे सब कुछ को मैं हैंडल कर लूंगा। तो वांगलिन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जरूर उसको ढूंढूंगा और आपको उससे मिलवाऊंगा। तो ज़ोई कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार अगर टिंगर मुझे मिल जाए ना, तो मुझे ना स्वॉर्ड चाहिए, ना इनहेरिटेंस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं पसंद होगी फिर। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ कि वो किंगलिन जो है उसको ढूंढना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ऐसा आसान काम नहीं है उसको ढूंढना, लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास इसके लिए ना तुम्हारे पास एक और रिवॉर्ड है, एक और बढ़िया वाला रिवॉर्ड मैंने तुम्हारे लिए ही ढूंढ के रखा हुआ है। अगर मेरे सेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं ना, तो जहां तक कि मुझे लगता है कि जो पावरफुल स्वॉर्ड्स वगैरह थी ना, उसमें से जो रेन वाली स्वॉर्ड है वो इसे टायर्ड अबिस के एकदम गहराई के अंदर मौजूद है। तो आओ चलो जरा उस स्वॉर्ड को ढूंढते हैं, क्या पता वो स्वॉर्ड मिल जाए, तो अगर मिल गई तो वो तुम्हारी होगी। इसके बाद वो दोनों टायर्ड अबिस के एकदम गहराई वाले हिस्से में जाने लग जाते हैं ताकि वो रेन स्वॉर्ड को ढूंढ सके। कि जो वांगलिन टिंगर और ज़ोई से मिला था ना, तो उस टाइम वहां पर कई सारी इमॉर्टल स्वॉर्ड वगैरह थी, जिन सब के अंदर अलग अलग खासियत थी। तो उन्हीं में से एक रेन स्वॉर्ड जो होती है ना, वो यहाँ पर ज़ोई को लग रहा था कि इसे टायर्ड अबिस के गहराई के अंदर मौजूद है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसी को ढूंढने के लिए दोनों जा रहे थे। जैसे वांगलिन जा रहा था, वो कहता है कि जो टायर्ड अबिस की पूरी एनर्जी है ना, ऐसा लगता है कि इसके गहराई के अंदर से ही आ रही है जहां पर वो रेन स्वॉर्ड रखी हुई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सी चीज होगी जिसके अंदर से इतनी भयंकर पावर बाहर निकल कर आ रही है, जिसने पूरे के पूरे टायर्ड अबिस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये लोग जितना गहराई में जा रहे थे, और वहां का उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यहाँ पर नीचे जाना और ज्यादा मुश्किल काम था, और वहां पर जो फॉग वगैरह लगे थे ना, एकदम धुआं जो होता है, वो यहाँ पर वांगलिन के डिवाइन सेंस को भी बिल्कुल डिवोर कर जाता, मतलब कि नीचे क्या है वांगलिन देख ही नहीं सकता। तो ज़ोई से कहता है कि वांगलिन, तुम अपने सोल को ना और ज्यादा रिकवर करने में ध्यान लगाओ, अपने हार्ट को एकदम काम करो, सेलेस्टियल एनर्जी जो है उसको महसूस करो, उसके बाद तुम आराम से इस जो धुआं है ना इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाओगे। तो वांगलिन वहां पर अपनी सोल को शांत करता है, सेलेस्टियल एनर्जी को गैदर करने की कोशिश करता है, और जब एक बार वो गैदर हो जाती है ना, उसके बाद वो सीधा जा चुका था उसी धुएं के अंदर, ताकि इस धुएं को वो क्रॉस कर सके। धुआं बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पर कई सारे अटैक आकर लग रहे थे वांगलिन के ऊपर, लेकिन फिर भी वांगलिन हैंडल करता चाहता है। ज़ोई उससे कहता है कि वांगलिन कैसा लगा ये सेलेस्टियल एनर्जी, है ना एकदम कमाल की। तो वांगलिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, सेलेस्टियल एनर्जी तो बहुत कमाल की है, वो रेन स्वॉर्ड मिल जाएगी तो उसकी सेलेस्टियल एनर्जी और भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अब तो मुझे और ज्यादा मन कर रहा है उसको ढूंढने का। तो ज़ोई कहता है कि वाह चलो अच्छी बात है, अब तो हम और ज्यादा मेहनत करके इस रेन स्वॉर्ड को ढूंढेंगे। ज़ोई जो था ना, वो खुद को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट किया हुआ था, क्योंकि वो खुद ही एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, तो वो किसी भी स्वॉर्ड में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। तो यही दोनों अब यहाँ से आगे बढ़ने लग गए थे, पर जैसे वो लोग आगे बढ़े थे, उनको वहां पर सच में वो जो रेन स्वॉर्ड होती है ना, वो नजर आती है, जो कि एकदम गहराई के अंदर फंसी हुई थी। वांगलिन जैसे उसको छूने वाला था, उसको लेने वाला था, कि तभी वो रेन स्वॉर्ड और ज्यादा गहराई के अंदर जाने लग जाती है। तो अब वांगलिन को और ज्यादा डीप जाना पड़ेगा इस टायर्ड एबिस के
वो पूरी रफ्तार के साथ टायर अबिस के एकदम गहराई के अंदर पहुंच जाता है। ये जगह एकदम ज्यादा भयंकर और काफी ज्यादा डेंजरस नजर आ रही थी। हर तरफ खतरे होते हैं और किसी भी तरह से वांगलिन को वो स्वॉर्ड चाहिए तो अंदर जाते ही रहना होगा। वो इतना अंदर चला जाता है जिसका हिसाब भी नहीं था, लेकिन तब भी वांगलिन ने उस रेन स्वॉर्ड को हासिल कर लिया था। वो एकदम बॉटम तक तो नहीं जाता, लेकिन उससे पहले रेन स्वॉर्ड उसके हाथों में आ चुकी थी, क्योंकि बॉटम न जाने कितनी ज्यादा मिस्टीरियस पावर से भरा हुआ था। वहां जाकर अगर वांगलिन फंसा तो गड़बड़ बहुत ज्यादा हो सकती थी। लेकिन एक बार फिर से वांगलिन के हाथों से वो स्वॉर्ड छूट जाती है और वो वापस से नीचे गिरने लग गई थी। तब ज़ावी बीच में आते हैं और फिर से वो वांगलिन की हेल्प करते हैं ताकि वो वांगलिन को पकड़ सके, वरना वांगलिन भी सीधा टायर अबिस के एकदम बॉटम के अंदर जाकर फंस जाता। वांगलिन स्वॉर्ड पकड़ा होता है, पीछे से ज़ावी उसको पकड़े होता है। वांगलिन तो अपनी अंडरवुड रिवर टेक्निक को यूज करता है और उसकी मदद से जितना भी टायर अबिस का ऑरा था ना, वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। पर जैसे वांगलिन देखता है उसके हाथ में जो वो रेन स्वॉर्ड आई थी ना, उसके अंदर अचानक में क्रैक्स पड़ने लग गए थे। वांगलिन देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसको वहां पर नजर आता है कि कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वो देखकर आवाज लगाता है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वांगलिन के पास जो एक स्क्रोल है ना, वो अपने पास हमेशा एक स्क्रोल रखता है जो कि उसको जाओ कंट्री से मिला था, लेकिन अभी तक वांगलिन समझ नहीं पाया कि इस स्क्रोल का सीक्रेट क्या है। वो अपने आप खुलता है और उसके अंदर से कोई अजीब सी लड़की बाहर निकल कर आई थी, जो वांगलिन को कहती हुई थी कि आओ मेरे साथ और इस टायर अबिस के बॉटम में चलते हैं। ज़ावी तुरंत वांगलिन को वार्न करता है कि वांगलिन उसके पीछे मत जाना और तुम बस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करो, वो तुम्हें फंसा देगी। वांगलिन देखकर हैरान रह चुका था कि ये लड़की है कौन और ये स्क्रोल के अंदर से कैसे बाहर निकल कर आई। वो तुरंत अपने आप को बचाने की कोशिश करता, लेकिन वो जो लड़की जो कह रही थी अपनी पावर का यूज कर रही थी, वांगलिन उसके अंदर फंसता जा रहा था। वो नीचे ही जाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे ज़ावी वांगलिन को संभालता है तो ज़ावी की वजह से वांगलिन वहां से आगे बढ़ने लग गया था। वांगलिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस स्क्रोल के अंदर ये लड़की थी कौन और आखिर ये मुझे क्यों बोल रही थी कि मुझे टायर अबिस के बॉटम के अंदर जाना है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि टायर अबिस जगह कैसी है और इसके बॉटम का सीक्रेट है क्या है इसके बॉटम में रखा हुआ जो इतनी ज्यादा पावर को जनरेट कर रहा है। और ये लड़की भी मुझे वहीं बचाने के लिए कह रही थी। पर वांगलिन जैसे जैसे अपने आप को बचा करना वहां से दूर आ चुका था। जब वो दूर आता है तो यहाँ पर वो जो उसकी रेन स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर लगा हुआ पूरी तरह से कवर हट जाता है, क्योंकि जो जिस क्रैक खा रही थी ना स्वॉर्ड के अंदर से, वो असल में उसके ऊपर लगा हुआ एक कवर था। जब जैसे कवर हटा वहां पर रेन स्वॉर्ड पूरी तरह से विजिबल हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी। सिल्वर कलर की वो होती है और काफी ज्यादा डेंजरस थी वो। वांगलिन कहता है कि जब मैंने अपनी कल्टीवेशन के सफर की शुरुआत की थी और मैं हांग्यून सेट का डिसाइपल हुआ करता था ना, तो मैंने उस सेट के अंदर इसी तरह की एक स्वॉर्ड को देखा था। क्या ये वही स्वॉर्ड तो नहीं या फिर उसका रेप्लिका हो सकता है। इस स्वॉर्ड को डुप्लीकेट बनाकर हांग्यून सेक्ट वालों ने अपने पास रखा होगा। देखते ही देखते करीब 1000 साल गुजर चुके हैं कब मैंने अपने कल्टीवेशन की सफर शुरुआत की थी और आज इतने साल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि एक पल के अंदर 1000 साल गुजर गए। तो ज़ावी जो था वांगलिन से कहता है कि वांगलिन अभी हमारे पास ये सब चीज़ करने का टाइम नहीं है। यहाँ का जो ऑरा है ना टायर अबिस का, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही जा रहा है। हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो वांगलिन कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैंने अंदर आने से पहले ना अपना स्वॉर्ड ऑरा लगा दिया था जो हमें लोकेशन बताएगा कि हमें कहाँ से बाहर निकलना है। तो उसी का पीछा करते हुए हम चलते हैं। तो ये लोग उसी का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लग गए थे। तभी हम एक बंदे को देख पाते हैं जो एक दूसरी लड़की से कहने लग जाता है कि लगता है हमारा सेक्लूशन खत्म करने का अब टाइम आ चुका है, अब हम बाहर निकलने वाले हैं। बिल्कुल सही टाइम पे हम एंट्री मारेंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि आसमान के अंदर ना एक कपल अपीयर हुए, एक लड़का है और एक लड़की है। वो दोनों इतने ज्यादा सुंदर है कि लोग जो आसपास मौजूद थे वो तो उनको देखते ही रह जाते हैं कि भाई साहब जरा देखो तो ये कितने ज्यादा सुंदर है। हमें तो इनसे जेलसी होने लग गई कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा सुंदर भी कैसे हो सकता है। जैसे ये जिसके बारे में बिल वो वही जो डीमन स्पिरिट है उसको पता चलता है तो वो कहता है कि अरे ये सेलेस्टियल कपल तो अपना सेक्लूशन के अंदर से बाहर निकल कर आ गया, लगता है मुझे खुद को और जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब बेलुआ का इस सेलेस्टियल कपल के साथ कनेक्शन क्या है वो तो अभी हमें उतना डिटेल में नहीं बताया गया, वो आगे ही पता चलेगा। लेकिन सेलेस्टियल कपल को देखकर बिल वो थोड़ा सा परेशान जरूर हो गया था। तो वही सेलेस्टियल कपल जो थे ना वो उस एंट्रेंस के पास आते हैं जिसके अंदर से अभी वांगलिन गया था। टायर अबिस के अंदर पहुंचा ना जिस एंट्रेंस से, तो वो लोग वहीं पर आ चुके थे। और यहाँ पर आने के बाद उनको वांगलिन का ऑरा नजर आता है। वांगलिन ने बाहर निकलने की कोशिश की थी ना ताकि वो देख सके कि इस एंट्रेंस के अंदर से बाहर निकला जा सकता है या नहीं निकला जा सकता है वो चीज। और साथ ही साथ वहां पर वांगलिन ने जो अपना सील भी लगा कर रखा था। ज़ावी सर ने कहा था ना कि हम उस सील का पीछा करते हुए वहां पर जाएंगे तो टायर अबिस से बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो यही दोनों चीज इनको यहाँ पर मिल जाती है। वो दोनों जो सेलेस्टियल कपल थे वो ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि किस बंदे ने यहाँ पर इस सील को लगाया है। जिसने भी इस सील को लगाया है ना उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होगा, क्योंकि ये सील नॉर्मल नहीं है। कम से कम 10,000 साल से ज्यादा तो टैलेंट उसके पास होगा ही। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उस बंदे के पास जिसने यहाँ पे ये सील लगाया ना 10,000 साल की कल्टीवेशन होगी, क्योंकि अपने वांगलिन के पास 10,000 साल की कल्टीवेशन थोड़ी ना, उसके पास तो 21,000 साल की कल्टीवेशन है। तो बंदा कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि जिसने भी ये सील लगाया ना उसके बाद 10,000 साल से कम की कल्टीवेशन एक्सपीरियंस नहीं होगा, और अगर मैं ये शर्त हारता हूँ ना तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो जो लड़की होती
कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जो अमीर होते हैं ना, बहुत जल्दी डूब भी जाते हैं अपने ही लालच की वजह से। जिनके पास सब कुछ होता है, लालच उनके पास और ज्यादा होता है। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में कह रही हो या फिर उसी तांगलन यानी कि ग्रीड के बारे में कह रही हो, जो कि लालच तो उसके अंदर भरपूर भरा हुआ है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं उसी ग्रीड की बात कर रही हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हो। वो बंदा बहुत ज्यादा लालची है और बहुत ज्यादा घटिया है। वो आज से पहले भी कई बार इस टायर डेपेस के अंदर जा चुका है और टायर डेपेस के अंदर वो जब भी जाता है ना, ट्रेजर वगैरह को ही ढूंढने के लिए जाता है। अपनी जान भी खतरे में डालता है लेकिन ट्रेजर उसको चाहिए ही होता है। अब तक उसको लगता है कि उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है और टायर डेपेस की जो भी ट्रेजर है वो उसको आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन उस बेवकूफ को नहीं पता कि हमने काफी टाइम से उसके ऊपर नजर बना कर रखी है और हमें नहीं लगता कि वो हमारे चुंगल से बाहर अब निकल पाएगा। बस हमें सही मौके की तलाश है। एक बार हमें सही मौका मिल जाए उसके बाद तो हम यहाँ पर टायर एबिस के अंदर जाकर उस ग्रीड को दबोच लेंगे। ये लोग तो उसी ग्रीड के पीछे पड़े हुए हैं जो कि वांग लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर हम यहाँ पर ग्रीड को देख पाते हैं जिसके साथी वगैरह भी मौजूद थे और वो जो वहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट था ना, जिसके बारे में ग्रीड ने बताया था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारे के सारे लोग उसी मॉस्किटो बीस्ट को पकड़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन उसको पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सारे के सारे ग्रीड के साथी वगैरह पूरी ताकत लगा देते, पूरी जान लगा देते हैं उस बीस्ट को कंट्रोल करने में, उसको वहां से हटाने में, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। वो ग्रीड से कहते कि सीनियर, आप ही बताइए कि आपको कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, क्योंकि आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे ना तो ये बीस्ट जो है इसको हम कभी भी नहीं ट्रैप कर सकते, ये हमारे बस के बाहर है। तो ग्रीड कहते हैं कि मुझे अभी यहाँ पर और ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि इस बार मुझे काफी ज्यादा इंजरी आई है इस बीस्ट से लड़ते हुए और यहाँ पर ट्रेजर वगैरह को ढूंढते हुए। अगर मैंने यहाँ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरा एक रैल जो है ना कल्टीवेशन का वो गिर सकता है, यानी मैं इतनी अपनी कल्टीवेशन को खो दूंगा। मेरे ख्याल में मुझे 10 साल और लगेंगे खुद को रिकवर करने में। 10 साल तक के तुम इस बीस्ट को हैंडल करो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा इससे फाइट करने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए। तो वहीं हम वांग लिन को भी देख पाते हैं, वो भी ना इस टायर एबिस से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन तभी उसका मॉस्किटो बीस्ट अपने आप बाहर निकल कर आ जाता है। वो आगे बढ़ने लग गया था। वांग लिन हैरान किया, इसको क्या हो गया, ये बिना मेरी परमिशन के बाहर कैसे निकला और ये किसके पीछे जा रहा है। तो वांग लिन ज़ाओयी से कहता है कि आप पता लगा के बता सकते हैं क्या कि ये जो मेरा मॉस्किटो बीस्ट है किस चीज के पीछे भाग रहा है। तो ज़ाओयी तुरंत पता लगाने की कोशिश करता है और उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो एग्जिट है ना टायर एबिस का, वहाँ पर कई सारे बीस्ट वगैरह मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसको यहाँ पर ये भी नजर आता है कि वहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। उन बीस्ट की वजह से वो लोग ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं और ये वही ग्रीड और उसके साथी वगैरह थे। ज़ाओयी कहता है कि एक थोड़ा बूढ़े टाइप का आदमी है, 5 जो लोग हैं ना वो थोड़े जवान टाइप के लोग हैं। ऐसा मुझे समझ में तो नहीं आ रहा कि मैंने उनको पहले कभी देखा या नहीं देखा, लेकिन उनका कपड़ा थोड़ा सा मुझे मिलता जुलता नजर आ रहा है। अब वांग लिन अपना डिवाइन सेंस नहीं यूज कर पा रहा था इस धुएं की वजह से ताकि वो देख सके कि आगे क्या है। तो वांग लिन ज़ाओयी से कहते हैं कि क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा स्वॉट सेंस देंगे ताकि उसकी मदद से मैं देख पाऊं कि आगे जो लोग बैठे हुए वो लोग है कौन। तो ज़ाओयी तुरंत अपना जो स्वॉट सेंस होता है ना वो वांग लिन को ट्रांसफर कर देता है ताकि वांग लिन खुद देख सके कि वो जो फंसे हुए लोग हैं वो लोग है कौन। वो देखेगा तो समझ जाएगा ये तो ग्रीड और उसके साथी वगैरह है। तो स्वॉट सेंस जैसे ही वांग लिन को मिलता है और वो देखने की कोशिश करता है ना, वो तुरंत समझ जाता है कि अरे ये तो डाल वो स्वॉट सेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे वही ग्रीड और उसके साथी वगैरह है। तो ज़ाओयी कहता है कि अरे हाँ, याद आया ना मुझे कि ये तो स्वॉट सेक्ट वाले लोग हैं जिनके साथ लेनतियान भी रहता है। इन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था मेरे सोल को यहाँ पर ट्रैप करने में। फाइनली इनसे मुलाकात हो गई। अब तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। आगे जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट वगैरह मौजूद है, पीछे जाएंगे तो खाली टायर एबिस का जो बॉटम है ना उसका हो रहा है। हम दोनों तरफ से फंस चुके हैं, बीच में हमारे दुश्मन भी मौजूद है। तो एक काम करते हैं, बाहर जाना बाद में देखेंगे, पहले दुश्मनों का ही सफाया करते हैं। तो वांग लिन कहने लग जाता है कि बाहर जाने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज को तो भूल ही रहा हूँ। उस ज़िगज़ेन ने बताया था ना कि जितने भी लोग इस टायर एबिस के अंदर हैं वो सब यहाँ पर आएंगे उस टोकन को हासिल करने के लिए, जो टोकन है इमॉर्टल मेंशन यानी कि किंग लिन के मेंशन के अंदर जाने का चाबी। तो मैं अभी तक उस टोकन को तो हासिल कर ही नहीं पाया जो कि अभी भी टायर एबिस के कहीं अंदर मौजूद हो सकता है। मुझे तो लगता है कि ये जो ग्रीड है वो भी यहाँ पर उसी टोकन को हासिल करने के लिए आया होगा। ये अपने पूरे साथियों को यहाँ पर बिना किसी छोटे मोटे ट्रेजर को लिए हुए तो नहीं जाएगा, उसको कुछ खास ही चाहिए होगा। तो कहीं मेरा डाउट जा रहा है कि वो जो धुआं है ना अजीब सा, जहाँ पर मेरा डिवाइन सेंस भी नहीं जा पा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसी जगह से रिलेटेड होगा जहाँ पर वो टोकन मौजूद है। हो सकता है कि टोकन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर वो धुआं लगाया गया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। वो ज़ाओयी से कहता है कि ज़ाओयी वो जो धुआं है ना उसके अंदर एक अजीब सा टोकन रखा हुआ है। ये टोकन वही है जिसकी मदद से हम वो जो टिंगर का फादर है ना उसके महल का दरवाजा खोल सकते हैं। क्या कहते हो, चलते हैं क्या उस टोकन को हासिल करने के लिए? क्योंकि जब इतना करीब हम आ चुके हैं तो हम ऐसी चीज को यहाँ अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते। एक बार आपको सोचना चाहिए कि हमें वो चीज हासिल करना है या नहीं करना है। तो ज़ाओयी भी सोचने लग जाते हैं कि यार मौका तो अच्छा था, हम दुश्मन का भी सफाया कर सकते हैं और यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन तुम अब फिर से कह रहे हो कि वही डेंजर वाली जगह पर वापस से जाने को थोड़ा सा ये खतरनाक नहीं होगा। लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। जिस चीज में मुझे चांस लग रहा है कि टिंगर बच सकती है तो मैं बिंदास वो चीज करने को तैयार हूँ। हम चलो एक साथ जाएंगे और टोकन को हासिल करने के लिए, पर उससे पहले इन दुश्मनों का क्या करना है, इनका सफाया कर देते हैं क्या? ज़ाओयी कहता है कि नेकी और पूछ पूछ, चलो हाथ इनसे ही पहले साफ करते हैं, उसके बाद टोकन हासिल करेंगे। तो वांग लिन तुरंत ही पहले वो जो ग्रीड और उसके साथी वगैरह थे ना वहां पर आकर पहुंच जाता है। जैसे ये लोग देखते हैं उनको पता चलता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर मौजूद है। वो कहते
कहते हैं कि कौन है यहाँ पर, जो भी है अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर पहुंचो। लेकिन वांगलिन अभी तक वहां पर आता नहीं, वो अभी भी चारों तरफ घूम रहा था, बस अपना ऑरा फैलाए हुए था ताकि अचानक में एक धमाकेदार एंट्री वो मार सके। ग्रीडर्स के सारे साथी थोड़ा सा घबरा जाते कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन आ रहा है बंदा, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तब जैसे वो देखते हैं उनको वहां पर आसमान से बिजलियां नजर आती हैं और उन बिजलियों के अंदर से पहले निकल कर आता है ज़ाओये, जो एकदम खतरनाक एंट्री मारते हुए आया था और उसकी एंट्री बहुत ज्यादा लाजवाब थी। उसको देखकर यहाँ पर सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि अरे भाई साहब ये है कौन, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये आया कहाँ से। लेकिन अब ये लोग यहाँ पर कुछ सोच समझ पाते हैं कि इससे पहले वांगलिन भी वहां पर एंट्री मार लेता। वांगलिन की एंट्री तो उससे भी ज्यादा कमाल की थी, वो पर्पल एनर्जी के अंदर भरा हुआ था और उसके अंदर से पर्पल बिजलियां गिर रही थी। और जैसे उसने एंट्री मारा था ना, उसकी एंट्री एकदम धमाकेदार होती है। उसको देखकर तो ग्रीड की हालत खराब हो चुकी थी। अब लगता है कि यहाँ पर एक कमाल का और एक धमाकेदार बैटल हमें देखने मिलेगा। बड़े दिन से बच रहा था ये ग्रीड, अब नहीं लगता कि ये ग्रीड बचने वाला है वांगलिन के हाथों। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक ग्रीड का भरता बनने वाला है जिससे इनको दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।